क्या हो अगर मैं कहूँ कि पावर मतलब शक्ति कोई हथियार नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा दिमागी ढांचा जो लोगों को बिना छुए या बोले भी अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। आज हम एक ऐसी ही सोच की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे मैकियावेलियन माइंडसेट कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और वो हमें बताते हैं कि ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये हकीकत और धारणा के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल है। तो आज हमारा मिशन है इस दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को परत दर परत समझना और ये साफ कर दें कि ये चर्चा अच्छाई या बुराई के बारे में नहीं है। ये मानव स्वभाव और शक्ति की उस निर्मम सच्चाई को समझने के बारे में है जिसे अक्सर हम देखना नहीं चाहते। कि शक्ति नैतिकता से नहीं बल्कि मानव स्वभाव को समझने से आती है। जो विश्लेषण हमने देखा वो इसी बात पर जोर देता है कि मैकियावेली के लिए दुनिया मतलब अच्छे और बुरे लोगों में नहीं बटी थी। उसकी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग थे, मजबूत और कमजोर। और ये मानसिकता इसी फर्क को समझने और इस्तेमाल करने की कला है। ठीक है, तो चलिए इस माइंड को बनाना शुरू करते हैं। इसकी नींव, इसका पहला कदम क्या है? हमारे विश्लेषण के मुताबिक ये है परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी धारणा का प्रबंधन। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि शक्ति दिखाने की नहीं बल्कि महसूस करवाने की चीज है। एक मैकियावेलियन सोच वाला व्यक्ति अपनी ताकत का वो ढिंडोरा नहीं पीटता, वो चुपचाप ऐसे हालात बनाता है कि लोग खुद उसकी ताकत को महसूस करने लगें। और यहीं पर इस मानसिकता का पहला और शायद सबसे जरूरी टूल सामने आता है, कोल्ड एम्पैथी। एक मिनट, कोल्ड एम्पैथी, ये शब्द सुनने में ही कितना कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति तो गर्मजोशी से जोड़ी है, ये ठंडी कैसे हो सकती है? ये तो आग और पानी को एक साथ रखने जैसा है ना? यही तो इस सोच का कमाल है। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि सामान्य सहानुभूति का मतलब है किसी के दर्द को महसूस करना और उसके साथ दुखी होना। लेकिन कोल्ड एम्पैथी का मतलब है किसी के दर्द को समझना लेकिन उसे महसूस किए बिना। जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से किसी बैक्टीरिया का विश्लेषण कर रहा हो। सही। वो उसे पूरी तरह समझता है पर उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां एक आम इंसान दूसरे के दुख में बह जाता है, वहीं मैकियावेलियन सोच वाला व्यक्ति उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है। बिल्कुल, वो इमोशन के तूफान के बीच शांत खड़ा होकर पूरे नक्शे को देख सकता है और यही उसे एक बढ़त देता है। तो अगर कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देने के बजाय वो ये विश्लेषण करेगा कि ये दुख क्यों है, इसकी जड़ क्या है और इस इमोशनल स्टेट में ये व्यक्ति कितना कमजोर है। हमारे विश्लेषण में एक बहुत सटीक उदाहरण है। एक सामान्य व्यक्ति दुखी इंसान को देखकर उसे गले लगाएगा, लेकिन मैकियावेली की सोच वाला व्यक्ति उस दुख को समझकर ये सोचेगा कि इस स्थिति का उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि दुख, डर या लालच में इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है और उसी पल में उस पर सबसे गहरा प्रभाव डाला जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गिल्ट या अपराध बोध जैसी चीजें इस मानसिकता के लिए बस रुकावटें हैं? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर मॉरल डिटैचमेंट या नैतिक दूरी से जुड़ा है। इस मानसिकता में सही या गलत जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। केवल एक ही सवाल होता है, क्या ये काम मेरे उद्देश्य तक पहुंचाता है? यह सोच व्यक्ति को अपराध बोध यानी गिल्ट के बोझ से एक तरह से आजाद कर देती है। उसकी नजर में हर कदम सिर्फ एक चाल है। ठीक है, तो नींव तैयार है, भावनाओं से पूरी तरह दूरी। लेकिन दुनिया में प्रभाव डालने के लिए तो लोगों से जुड़ना पड़ता है। अगर आप अंदर से इतने डिटैच्ड हैं, तो बाहर से ये कनेक्शन कैसे बनता है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इस मानसिकता का दूसरा हिस्सा आता है, प्रभाव के उपकरण। और इसका सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रैटेजिक चार्म, मतलब एक सोचा समझा आकर्षण। ये असली नहीं होता, इसे बनाया जाता है। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि इसका पहला नियम है ईमानदार और सच्चा दिखना, भले ही आप असल में ना हो। ये तो इमेज इंजीनियरिंग जैसा लगता है, मतलब अपनी एक खास पब्लिक इमेज बनाना। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये इमेज इंजीनियरिंग ही है, यानी अपनी छवि को जानबूझकर गढ़ने की कला। हमारे स्रोत इसके दो मुख्य नियम बताते हैं। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता, सार्वजनिक रूप से एक स्थिर व्यक्तित्व बनाए रखना, एक शांत चेहरा, धीमी मुस्कान, संतुलित और नपातुला स्वर।
ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं कि यह व्यक्ति स्थिर और भरोसेमंद है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं जो हमेशा एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से भरोसा बनता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि जो इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो, जिसका अगला कदम पता हो, वो भी तो कमजोर होता है। तो क्या ये माइंडसेट इस चीज से बचने के लिए भी कुछ करता है? बिल्कुल। और यहीं से दूसरा और शायद ज्यादा पावरफुल नियम आता है, रहस्य यानी मिस्ट्री। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी छवि को कभी भी पूरी तरह साफ नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी रहस्य की परत लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखती है। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह प्रकट कर देता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि रहस्य हमेशा नियंत्रण का एक स्रोत होता है। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा वे अनुमान लगाते हैं, और यही अनुमान आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हुक है। आप सामने वाले को इतनी जानकारी देते हैं कि उसकी दिलचस्पी बनी रहे, पर इतनी कम कि वो और जानने के लिए वापस आए। ये तो आजकल सोशल मीडिया और टीवी शोज भी खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये सब मिलकर ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी भरोसे के इस्तेमाल का आधार बनता है। हमारे विश्लेषण के अनुसार डर से हासिल किया गया नियंत्रण टेम्पररी होता है, लेकिन भरोसे से मिला नियंत्रण स्थायी होता है। एक बार जब ये रणनीतिक रूप से बनाया गया भरोसा स्थापित हो जाता है, तो वही नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। सामने वाले को लगता है कि वो एक स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, पर असल में उस निर्णय की नींव बहुत पहले धीरे धीरे आपके द्वारा रखी जा चुकी होती है। ये तो एक एक इंसान पर असर डालने की बात हुई, जो अपने आप में काफी गहरा है। लेकिन क्या ये मानसिकता पूरी की पूरी हकीकत को ही अपने हिसाब से ढाल सकती है? हाँ, और अब हम इस माइंड के सबसे एडवांस्ड हिस्से पर आ रहे हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रभाव से कहीं आगे की बात है। ये मानसिकता उस वास्तविकता को ही आकार देती है जिसे लोग देखते हैं। इसे कहते हैं सिचुएशनल फ्रेमिंग। मतलब सच क्या है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि सच की कहानी कौन सुना रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत समझाते हैं कि सच्चाई का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो क्या है, बल्कि इस पर कि उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। जो व्यक्ति ये तय करता है कि किसी घटना का कौन सा अर्थ प्रचलित होगा, नियंत्रण उसी के हाथ में होता है। सोचिए, एक टीम प्रोजेक्ट फेल हो गया। मैनेजर ए कहता है हम हार गए, टीम का मनोबल टूट गया, सब खत्म। मैनेजर बी, जो मैकियावेलियन सोच रखता है, वो कहता है इस प्रोजेक्ट ने हमें वो 5 जरूरी बातें सिखाई हैं जो अगला प्रोजेक्ट 100% सफल बनाएंगी। बात वही है, प्रोजेक्ट फेल हुआ है, पर दूसरे मैनेजर ने हार को एक इन्वेस्टमेंट में बदल दिया। उसने कहानी बदल दी। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत की तरह दिखा सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यानी सूचना पर नियंत्रण के साथ और भी प्रभावी हो जाता है। ये सीधे सीधे झूठ बोलना नहीं है, बल्कि जानकारी के बहाव को वो दिशा देना है। हमारे विश्लेषण में इसकी कुछ बेहतरीन तकनीकें बताई गई हैं। पहली है सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता का भ्रम बनाए रखना, लेकिन केवल वो जानकारी साझा करना जो आपके लिए फायदेमंद हो। आप 10 बातें बताते हैं जिनमें से 9 सच और सामान्य होती है, लेकिन 10वीं जो सबसे जरूरी है उसे छुपा लेते हैं। इससे आप विश्वसनीय भी लगते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। और दूसरी तकनीक? दूसरी है अधूरी जानकारी देना। एक मैकियावेलियन व्यक्ति गलत जानकारी नहीं फैलाता, वो बस अधूरी जानकारी देता है। वो कहानी का सिरा छोड़ देता है ताकि लोग खुद अपने दिमाग में खाली जगह भरें, और लोग अक्सर वही सोचते हैं जो आप उन्हें सोचवाना चाहते हैं। इसी से जुड़ा एक और क्लासिक आइडिया है डिवाइड एंड रूल। ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है कि ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, और ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये सूक्ष्म तरीके से काम करता है। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 प्रतिभाशाली कर्मचारी हैं, ए और बी, जो मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। एक मैकियावेलियन मैनेजर उन दोनों को अलग अलग बुलाएगा। वो ए से कहेगा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बी को भी तुमसे सीखना चाहिए। फिर वो बी से कहेगा ए की रिपोर्ट अच्छी थी, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल की हैं। उसने किसी की बुराई नहीं की, लेकिन उसने दोनों के बीच एक सूक्ष्म तुलना और प्रतिस्पर्धा का, आप कह सकते हैं, बीज बो दिया। अच्छा, तो अब वो एक दूसरे को सहयोगी नहीं बल्कि राइवल की तरह देखेंगे। बिल्कुल। और जब वो आपस में उलझे रहेंगे तो मैनेजर पर सवाल उठाने का किसी के पास ना तो टाइम होगा, ना एनर्जी। एग्जैक्टली। इससे उनकी एकता टूट जाती है और मैनेजर उन दोनों के लिए जानकारी का अकेला स्रोत बन जाता है। वो दोनों अपनी असुरक्षा है मैनेजर को बताएंगे, और मैनेजर उस जानकारी का इस्तेमाल कर अपना नियंत्रण और मजबूत करेगा। जब 2 पक्ष लड़ रहे होते हैं तो वे उस तीसरे को नहीं देखते जो असल में खेल चला रहा है। ठीक है,
धारणा पर काबू, लोगों पर असर, हकीकत को मोड़ना, ये सब किस लिए? इस पूरी जटिल मशीनरी का, इस मानसिकता का अंतिम उद्देश्य क्या है? आखिर में हासिल क्या करना है? इसका जवाब एक शब्द में है, लक्ष्य। हमारे स्रोत इसे गोल सुप्रीमेसी यानी लक्ष्य की सर्वोच्चता कहते हैं। इसका अर्थ है कि उद्देश्य हर चीज से ऊपर है, रिश्ते, भावनाएं, नैतिकता, सब कुछ। एक मैकियावेलियन व्यक्ति खुद को अपने लक्ष्य का एक उपकरण मानने लगता है। उसका मन एकदम साफ और सटीक रहता है क्योंकि उसे सिर्फ मंजिल दिखती है। जब बाकी लोग असफलता से डरते हैं या नैतिक दुविधा में फंसते हैं, तो वो उसे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा मानता है। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के लिए तो बड़े रिस्क भी लेने पड़ते होंगे। ये तो एक जुए की तरह नहीं लगता? नहीं नहीं, यही तो फर्क है। ये कोई अंधा दांव नहीं होता। हमारे स्रोत इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। इस मानसिकता के लिए जोखिम एक जुआ नहीं बल्कि एक अवसर है जिसे पूरी तरह से परखा जाता है। आवेग में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। ये शतरंज की बिसात है। हर कदम के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य और एक बैकअप योजना होती है। अगर योजना ए विफल हो गई तो योजना बी और सी क्या होगी ये पहले से तय होता है। निर्णय इस आधार पर नहीं लिए जाते कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, बल्कि इस आधार पर कि किससे क्या नतीजा मिलेगा। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो मैकियावेलियन मानसिकता एक जटिल मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो भावनात्मक दूरी, धारणा पर पूर्ण नियंत्रण और अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जाने के जज्बे पर आधारित है। ये अच्छाई या बुराई से परे शक्ति और मानव स्वभाव के समीकरण को समझने की एक प्रणाली है। हाँ, और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ता है। जिन स्रोतों का हमने अध्ययन किया, उनके अंतिम अध्याय रेजिस्टेंस ब्लूप्रिंट में इस तरह के प्रभाव से बचने के तरीके भी बताए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है आत्मजागरूकता, यानी मानसिक सतर्कता और भावनात्मक अलगाव, यानी अपनी भावनाओं को देखना पर उनमें खोना नहीं। एक मिनट, ये तो वही तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल मैकियावेलियन व्यक्ति दूसरों पर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर अंतिम और सबसे विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। अगर इन रणनीतियों को समझना शक्ति हासिल करने की कुंजी है, तो क्या इन्हीं रणनीतियों को समझना ही इनसे मुक्त होने की भी कुंजी है? बिल्कुल। शायद असली शक्ति इन चालों का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने में है और फिर ये चुनने में कि उन पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। मतलब असली मजबूती खेल का हिस्सा बनने में नहीं, बल्कि खेल के पार देखने में हो।